हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल। आपके घर के अंदर जो भी वर्क आप डिसाइड करते हैं या आपस में डिवाइड करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? क्या सारा काम कोई एक करता है या फिर वो सारा काम किसी ना किसी की क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद ऐसा होता होगा कि आपके कामों को डिवाइड किया जाता होगा आपकी एबिलिटी के हिसाब से और आपकी वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से। घर में जो सबसे बड़े होते हैं उनका काम होता है पावर को होल्ड करना और फिर वो थोड़ी थोड़ी पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। जैसे जो फादर होते हैं वो बाहर जाते हैं, अर्निंग करते हैं और एक तरीके से बाहर का जो भी मैटर होता है वो सारा सॉर्ट आउट करते हैं। जो घर के अंदर फीमेल होते हैं वो बेसिकली घर के अंदर या तो मैक्सिमम जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर होता है या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली वो घर को एक केयर प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो घर के छोटे मोटे काम में हेल्प करते हैं, साथ ही अपने फ्यूचर के लिए वो प्रेपरेशंस करते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम है जो हमने बनाया हमारे घर को सही तरीके से रन करने के लिए, जिससे कि सारा काम एफिशिएंट मैनर में किया जा सके। आई एम राइट? सो वैसे ही एक बार ये भी देखा जाता है कि अगर यही चीज़ सोसाइटी में की जाए तो वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ होता है डेमोक्रेसी में, जहां पर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी चीज को समझेंगे आज के चैप्टर में जो कि है पावर शेयरिंग, और मैं हूं गौरव शर्मा आपको समझाने के लिए कि पावर कैसे डिवाइड की जाती है पॉलिटिक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो पावर शेयरिंग आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पावर को शेयर किया जाएगा पॉलिटिक्स में और उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे हमें, और ऐसा किया क्यों जाता है, यह भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है। सो टुडेज in this lecture we will discuss about the power sharing, what is it and why it is desirable। पावर शेयरिंग होती क्या है और ये डिजायरेबल क्यों है, इसको हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब इस तरह से नहीं है कि आपके पास में कोई सुपर नेचुरल पावर्स है एंड यू आर गिविंग देम टू एवरीवेयर, यू आर स्प्रेडिंग एंड यू आर शेयरिंग देम। नो, इट्स लाइक जो चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, जो चीज़ें आपको समझाई गई है, दी गई है, बताई गई है, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पॉलिटिक्स के अंदर और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास में पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर स्पेशली, साथ ही प्रेसिडेंट के पास में जो पावर होती है वो इस तरह से होती है कि दे कैन यूज एंड दे कैन होल्ड ऑल द पावर्स इन अ हैंड। बट क्या प्रेसिडेंट सारा काम कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट के पास में सारी अथॉरिटीज दे दी जाए तो क्या वर्क एफिशिएंसी बढ़ पाएगी? इट वुड नॉट बी सो। यहां पर पावर को किस तरह से पॉलिटिक्स में डिवाइड किया गया, यही आज का हमारा लेक्चर है, यही आज का हमारा टॉपिक है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कि पॉलिटिक्स के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर करना क्या होता है एंड ये जरूरी क्यों होता है। सो फर्स्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो पॉलिटिक्स में पावर को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में। ये अलग अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के एक तरीके से डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग उनके कैटेगरीज, अलग अलग लेवल पे या अलग अलग इनके ग्रुप्स। अब ये ग्रुप चाहे सोशल ग्रुप हो चाहे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, तो इनमें पावर को डिवाइड किया जाता है और सिर्फ इसीलिए जिससे कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स इट। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि ये जो मैं अलग अलग यहाँ पर लेवल कह रहा हूँ या अलग अलग जो मैं ग्रुप कह रहा हूँ वो कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग ग्रुप्स की। ये वेरियस ग्रुप्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है उस पोजिशन को जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स में उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो एक कास्ट, कैटेगरी, क्रीड या लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप से रिलेट करते हैं। यहां पर एक और चीज़ है, ये ग्रुप हो सकते हैं सोशल ग्रुप, कल्चरल ग्रुप्स। यहां पर जब मैं लेवल की बात करूं तो आप यहां समझेंगे बहुत अच्छे से कि दे कैन बी सेंट्रल, दे कैन बी स्टेट एंड लोकल। क्या पता ये चीज़ें सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट की हो या लोकल लेवल की हो, तो ये वेरियस लेवल्स हैं, ये गवर्नमेंट के लेवल्स हैं। साथ ही अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो समझिए आप कि गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, फिनेंस, हेल्थ, फॉरेन या और कोई मिनिस्ट्री, तो ऑल सच डिपार्टमेंट्स एंड ऑल सच ऑर्गन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है जब आप इनको पावर देते हो, तभी एफिशिएंट मैनर में काम कर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है किसी को करने के लिए, तो डू यू रियली थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी अच्छे से फुलफिल कर पाएगा अगर उसके पास में कोई पावर नहीं है?
आपने अथॉरिटी दी किसी पर्सन को कि यू कैन गो एंड यू नीड टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना है जा करके, बट आपको पता है आपने उसको कोई ऐसा राइट नहीं दिया जिसके थ्रू वो उसको एक तरीके से प्रोसीड कर सके फर्दर। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी को ड्यूटी देते हैं तो उसको राइट्स देने भी ज़रूरी हैं, वही चीज़ यहाँ की गई है। इनको सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करना बताया गया कि यू नीड टू डू वर्क एट दीज डिफरेंट लेवल्स। बट यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है कि इनको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हो, लेकिन आप क्या इनको राइट्स दे रहे हो? तो वो जो राइट देने की बात की जा रही है उसी को कहा जाता है पावर शेयरिंग। इसको बार बार जब हम देखेंगे ना, बहुत ही सिंपल से चैप्टर है, जब इसको बार बार हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इंडिविजुअली जब इसको देखेंगे हम, तो हम जान पाएंगे कि पावर शेयरिंग का बेसिक सा कंसेप्ट क्या है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि जब आप पावर अलग अलग लोगों में बांट दो जिससे कि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। आप देखते हो, जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसको एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक लेवल पे जाके टैकल नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जाएगा तो वो एफिशिएंट मैनर में नहीं होगा, और कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट होगा एक एफिशिएंट मैनर में, और एक जस्ट हम कह सकते हैं कोई भी एक नया पर्सन है और उस टैकल कर रहा है वो पूरी कंट्री को। तो ये जो बेसिक डिफरेंस आता है, इसके अंदर आता है अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना काम करने का तरीका। सो जस्ट फोकस करेंगे हम इस बात को और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि जो भी आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि पावर को डिवाइड किया जाए अलग अलग लेवल पे, अब वो लेवल लेवल पर शेयर करने के बाद में हमें क्या फैसिलिटेट करता है वो। तो मीनिंग देखिए इसका, पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होगा? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ शेयरिंग द पावर, एंड विद व्हाट काइंड ऑफ पावर? दैट इज परमानेंट पावर। पावर क्या? एक परमानेंट पावर। दो तरीके की पावर है। आपने किसी को कुछ टाइम तक के लिए होल्ड करने को दिया कोई प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं कोई पावर, लाइक आपने कहा कि यहाँ पर ये जो भी ड्यूटीज़ होंगी, जैसे होता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, इन सब के पास में एग्जीक्यूटिव जो लेवल होता है वो ये होल्ड करते हैं, वो ऑफिस ये होल्ड करते हैं। साथ ही इनके पास में ऑप्शन होता है कि ये अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। सो सेम सारी चीज़ें यहाँ पर भी वही की जा रही हैं। ये लेकिन कुछ टाइम के लिए, वो परमानेंटली नहीं है। तो लेकिन जब हम बात करेंगे लेवल की, तो जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो वो तो हो गया परमानेंट शेयरिंग ऑफ पावर। लेकिन जब यहां पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनता है तो उसमें वो परमानेंट पावर शेयर नहीं करता, उन पर्संस को नहीं जाती है, वो जरूर डिपार्टमेंट में जरूर जाती है। ओके, सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन? कि पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसको हम सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, have given the power or permanent share of power in the governance of the country। कंट्री के अंदर गवर्नेंस करने के लिए इनको एक पर्टिकुलरली परमानेंट पावर होल्ड करवा दी जाती है, और ये उस पावर को यूज करते हैं जस्ट टू मेक इट मोर बेटर, उसको और अच्छा करने के लिए। डेफिनेशन मे बी पॉसिबल आपको बड़ी लग सकती है, थोड़ा सा टिपिकल भी लग सकता है, इसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से समझते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रैटेजी where we share the permanent power among the various groups। That's quite simple, hopefully याद रहेगा। अच्छा, इससे होता क्या है? It means for sharing, practicing and establishing the rules just to facilitate broad-based decision making, controlling and leading। ये शेयर इसलिए किया जाता है जिससे कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको और स्मूथ किया जा सके। सोचिए एक आदमी है, उसके पास में बहुत सारा काम उसको करना है, बहुत सारे रूल्स आएंगे उसके दिमाग में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसके सामने आएगी, हर दिन नई कोई नई प्रॉब्लम आएगी। तो डू यू रियली थिंक कि वहाँ पे जब आपने पावर शेयर नहीं किया है, किसी एक आदमी को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो क्या सारे क्वेश्चंस का, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से कर सकेगा? टाइम लगेगा वो तो अलग बात है, लेकिन क्या आसान होगा उसके लिए? नहीं होगा। तो आप अगर उसके सामने कोई डिसीजन लेने का भी, उसके पास में कोई ऐसा मौका आया जब उसको कोई डिसीजन लेना है, और सोचिए इतनी सारी चीज़ें उसके साथ चल रही है, तो क्या है वो आसान होगा उसके लिए? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसके लिए आसान होगा? नहीं होगा। समझने वाली बात, यहाँ पे जब एक पर्सन के पास में ये सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं तो डिसीजन मेकिंग उसके लिए कभी भी आसान नहीं होती। सो डिसीजन मेकिंग को स्मूथ करने के लिए, सारी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें अच्छे से चलाने के लिए, उन्हें एप्लीकेबल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पावर को शेयर करें। तो अगर ये डेफिनेशन आपको टफ लगेगी तो मैंने आपको अभी बताया है, पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर यू शेयर द परमानेंट पावर इन अ वेरियस ग्रुप्स, वेरियस लेवल, एट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस विल बी डेफिनेशन। अच्छा, अब एक और बात सामने आती है
कि पावर शेयरिंग करने की नीड क्यों है, पावर को शेयर किया जाए ऐसा जरूरी क्यों। ओके, सो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। 5 लोग हैं और पांचों के पास में अलग अलग टास्क हैं, पांचों के पास में अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर आपने उन्हें कोई पावर नहीं दी, आपने सिर्फ उनको काम ही दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ही दी, उनके पास में कोई राइट नहीं दिया। तो क्या वो बिना राइट्स के केवल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे? चलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि आपने 5 लोगों को इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उनके ऊपर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो जज कर सके कि क्या वो काम अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, वर्क की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मे बी पॉसिबल दे विल वर्क और सम टाइम हो सकता है नहीं भी करे। सो ऐसे में जब एक आदमी तो काम कर रहा है उन 5 में से, लेकिन 4 नहीं कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या करेगा, वो उनसे पूछेगा कि वाई यू आर नॉट डूइंग वर्क, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। और जो दूसरे लोग होंगे वो बोलेंगे भैया आपको क्या मतलब है। तो यही रीज़न होता है कि आप एक अथॉरिटी आपको कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेगी जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इंडिया इतना बड़ा देश है, आप जानते हो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, जहाँ पे किसी एक को आपने सारा वर्क करने को दे दिया, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी और बिल्कुल उनको नेगलेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में दूसरे ग्रुप्स के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जो हेट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। और ये जो हेट है, ये कहीं ना कहीं ये हेट ही हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो पहले ही क्यों ना ऐसा हो कि अलग अलग ग्रुप्स में हम उनको अपनी अपनी पावर दे दें। तो अगर आप उनको सभी को अपनी पावर पहले ही ऑलरेडी शेयर कर देते हो तो उनके बीच में होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी पॉसिबिलिटीज को आप कम कर देते हो। दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो वाई वी नीड पावर शेयरिंग? वी नीड पावर शेयरिंग बिकॉज इट कैन रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में हो सकता है? मे बी सोशल ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। सोशल ग्रुप्स क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी सोशल ग्रुप्स में है। हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम काम किया जाता है वो किया जाता है अलग अलग लेवल्स पे, जैसे अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, कास्ट के भी बेसिस पर हम कह सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे भी कह सकते हैं, और एक कम्युनिटी तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिटी का ही प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर ये कहा गया कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में ये जो सिचुएशन हमने देखी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी है, अगर इसको आपको ख़त्म करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पावर शेयर कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर आ रहा है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि पावर बांटने से कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे होंगे? क्या पावर बांटी जाए? पावर कैसे बांटी जाएगी? पावर बांटी जाएगी कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सो दैट वहाँ पर उनको जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए है, तो इस तरह के कोई भी राइट जब दिए जाते हैं तो यही तो है पावर को शेयर करना। यही तो है कि आप अपना खुद का ग्रुप बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर एक और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि वहाँ पर आपको मिला एजुकेशनल राइट, कल्चरल राइट, राइट टू चूज द रिलीजन, इतने सारे राइट हैं। ये क्या दिया गया है? एक तरीके से पावर ही तो दी गई है इंडिविजुअली आपको कि आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन की। सो यही तो पावर शेयरिंग है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? फॉर श्योर भैया कॉन्फ्लिक्ट होते। जो 2-3 ग्रुप हैं उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उनके साथ ज्यादा होते जो मेजोरिटी में हैं या फिर माइनॉरिटी में हैं। मेजोरिटी वाले उनको सप्रेस करना चाहते हैं और वो सक्सीडेड भी हो जाते हैं। सो लेट्स सी कि ऐसा क्यों होता है। ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आगे चल के वॉयलेंस क्रिएट कर देते हैं, और वॉयलेंस फिर ऐसी होती है कि हमारे यहाँ बस इतना ही पता होता है हमें कि 5 साल में अगर हमारे लिए कोई काम नहीं किया गया है तो 5 ईयर्स में वो जो गवर्नमेंट हमने चूज करके वहां पे अपॉइंट की है, इफ दे विल नॉट वर्क फॉर अस तो वी विल चेंज देम, हम उनको बदल देंगे। तो ऐसे में वॉयलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चेंज हो जाएंगे, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और फिर वापस से वही पूरा एक प्रोसेस, नई गवर्नमेंट आएगी, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैम, वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप को अपने सपोर्ट में रखेगी और ऐसे ही चलता आएगा। इट वॉज द 1947 जब हमें आज़ादी मिली और आज तक सेम कंडीशन वही है, सेम वैसे ही किस्सा चलता हुआ आ रहा है। यही कारण है कि हमारा देश जो है थोड़ा सा पीछे है। ओके, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस, एंड वायलेंस क्यों ऑकर होता है? जस्ट बिकॉज वो हमने पावर शेयर नहीं किया होता, लोगों को पता नहीं होता उनके पास में राइट क्या है, और एक दूसरे से वो जलते हैं, और इस कारण से वायलेंस क्रिएट होता है। ओके, सो पावर शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है अगर आपको इन पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करना है। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। एक और चीज़ आती है, पावर जब आप शेयर कर देते हो लोगों के साथ में, कॉमन पीपल के साथ में, तो उसका एक फ़ायदा क्या है? आप जब 18 साल के हो जाएंगे, फॉर श्योर जब आप
वोटर बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब आप वोट डालने जाएंगे कि वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर नेशन, हम देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा होगा? ये भी चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब कुछ इस तरह की क्रिएट होगी चीज़ें, तो आप मान के चलिएगा वो आपका एक पावर बढ़ा देगा कि आप आगे चल करके गवर्नमेंट को चूज करेंगे, गवर्नमेंट आप अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट आप चुनेंगे। तो ये भी एक तरीके का राइट ही है। ये जो राइट आपको दिया गया कि गवर्नमेंट के लिए आप वोट करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वोटर आप बन जाएंगे, तो राइट टू वोट भी तो एक पावर शेयरिंग का टाइप ही तो है, उसी का तो एक एग्जाम्पल है। ओके, सो इट गिव्स द पीपल द राइट टू बी कंसल्टेड। और इसके अंदर फिर ये भी होता है कि जब जो वोटर्स हैं उसके साथ में कंसल्ट किया जाता है, उनको इनडायरेक्ट मैनर में ये चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है कि भैया आज नहीं तो कल जब आप वोटर बन जाओगे तो आपके साथ में चीज़ डिस्कस होगी इनडायरेक्टली कि कौन सी गवर्नमेंट आपको सही लगती है, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और सोचिए वही गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी, तो वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी। तो ऐसे में आपको साथ में जब ये पावर शेयर किया जाता है तो एक तरीके से आपके साथ में कंसल्ट किया जाता है कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, आपको कैसा मेथड चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए कि आपको गवर्न किया जाए, किस तरीके से आपके ऊपर गवर्न किया जाए। ये चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है विद पावर शेयरिंग। तो दोबारा समझिए इस पॉइंट को, यहां पर इसने कहा है कि जो लोग हैं जिनके पास में राइट होते हैं, चाहे वोटिंग राइट हो या और कोई दूसरे राइट्स हो, तो वो एक तरीके से उनके साथ एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि उनसे ये डिस्कस किया जाता है इनडायरेक्ट मैनर में कि आपको कैसे गवर्न करना है, आपके ऊपर कैसे गवर्न करना है, ये चीज़ भी उनके साथ डिस्कस होती है। और इससे सिटीजन्स को पता चलता है कि उनके क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, क्या उनके लीगल राइट्स हैं। सिंपल फॉर्म में ऊपर से वापस से एक बार देखते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पावर शेयरिंग क्या, तो पावर को डिवाइड कर देना, शेयर कर लेना आपस में, किस किस टाइप से, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ओके, जिससे कि वर्क की एफिशिएंसी बन सके। दूसरा, मीनिंग की बात करें तो इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ शेयरिंग द पावर अमंग द वेरियस ग्रुप्स एंड दैट इज परमानेंट पावर शेयरिंग। ओके, परमानेंट शेयर ऑफ पावर भी कह सकते हैं हम इसको। और इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट अबाउट डूइंग वर्क टुगेदर, कोई भी काम करना, एक साथ करना, इस तरह का इनका मेथड होता है। और इसी के लिए पावर को शेयर करना जरूरी होता है जिससे कि इनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। हमने इन 2 पॉइंट्स में इसको समझा, होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावर शेयरिंग के बारे में बहुत डिटेल में। ऐसे कुछ एग्जाम्पल वर्ल्ड में भी हुए। अभी इसको समझाने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक श्रीलंका का लेंगे और एक बेल्जियम का लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होगा इसका। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है, इंडिया का एग्जाम्पल लेके नहीं बताएंगे, इनको बताएंगे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि इंडिया बहुत बाद में जाके आज़ाद हुआ और इंडिया के अंदर सिचुएशन आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम उसके लिए इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। तो छोटी डाइवर्सिटी वाले रीजन से हम उठ करके देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इंडिया जितनी बड़ी कंट्री जहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी के बहुत ही ज़्यादा वाइड होने के कारण यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। आज भी स्टिल यू फेस एंड यू कैन सी द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस कम थे क्योंकि उनके यहाँ डिफरेंस कम था, डिवीजन ऑफ पावर भी बहुत आसानी से किया जा सकता था। बट लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ कि इनके पास में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गई और बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में। यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो लिया है बेल्जियम का। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। अगर मैं इसको कहूँ वेस्ट यूरोप में है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है, तो बहुत ज़्यादा सही होगा। आप जानते होंगे जर्मनी की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, नाइदरलैंड्स की बात करें, इनके पास में लग्जमबर्ग, इनका नेबरिंग कंट्री है बेल्जियम, और बहुत ही छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा कि हरियाणा की जो हमारी टेरिटरी है उसके लगभग आसपास से है। हरियाणा और बेल्जियम दोनों बराबर से हैं, इतनी ही टेरिटरी है इनकी। सो इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री, वेरी स्मॉल कंट्री, situated in northwest Europe. It is a smaller, छोटा सा स्मॉलर है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं छोटा है, हरियाणा से भी, हमारे इंडिया के हरियाणा से भी थोड़ा सा छोटा है। इसकी जो बॉर्डर है वो नाइदरलैंड्स के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ में अटैच्ड है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें, अब आप ये समझो हरियाणा से छोटा है या हरियाणा के बराबर सा है, तो इसके अंदर जो इनकी पॉपुलेशन होगी वो भी उतनी ही हम कह सकते हैं टाइप ऑफ सिमिलर सी होगी। लेकिन यहाँ पर इट हैज़ द पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। आप जानते हो हमारे इंडिया की तो पॉपुलेशन का कुछ किस्सा ऐसा है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की है भैया। सो
जबकि बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर लोगों के जो समझ है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, जबकि हरियाणा की पॉपुलेशन तो जस्ट डबल है, समझ रहे हो आप। इनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, हरियाणा की लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, और लगभग आधी पॉपुलेशन है हरियाणा की हमारे। लेकिन इतने से बेल्जियम में, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है मैप में, इतने से बेल्जियम में कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सिचुएशन हुआ जब यहाँ पे जो कंडीशन थी, सोसाइटी की जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी डगमगाई। कैसे? यहाँ पर एथेनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम की थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई। क्यों कॉम्प्लेक्स हुई? मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहा, और हम कह सकते हैं कि डिविजन्स बढ़ गए सोसाइटी में, एक दूसरे को लेकर के बहुत मिसमैच हो गई चीज़ें। कैसे कैसे? अच्छा, पहले तो ये समझना ज़रूरी है एथेनिक कंपोजिशन क्या होता है, एथेनिसिटी क्या होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। अच्छा, उस चीज़ को बताने से पहले आप मुझे इतनी सी बात बताओ, आपकी फैमिली में अंदर जो जितने भी हम सभी लोग होते हैं, क्या वो सब इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, या उनके थॉट्स सबके एक जैसे होते हैं? सिमिलर हो सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप प्रे ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, इन थॉट्स, इन चीज़ों पे तो ज़रूर आप सिमिलर होंगे आपके थॉट्स, बट नो डाउट आपकी थिंकिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर हमने एक फैमिली की बात की है, और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग होंगे, बहुत सारे कम्युनिटीज़ होंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये एथेनिसिटी एक वर्ड है जो रिलेट करता है किसी ना किसी सिमिलर ग्रुप से। देखिए, एथेनिसिटी या एथेनिक कंपोजिशन एक तरीके का ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं। अब ये सिमिलरिटीज हो सकती है कि क्या पता इनकी लैंग्वेज एक जैसी हो, क्या पता इनका कल्चर एक जैसा हो, और क्या पता इन्होंने जो हिस्ट्री है वो एक जैसी फेस की हो। आप और मैं क्या सिमिलर हैं एक दूसरे से? हम कई मायनों में सिमिलर हैं और कई मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। बट अगर मैं बात करूंगा अमेरिका और आपकी, अमेरिकन किसी पर्सन की या आपकी, तो नो डाउट आप मेरे से ज़्यादा सिमिलर होंगे या मैं आपसे ज़्यादा सिमिलर होऊंगा इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री थी, हम दोनों की हिस्ट्री सेम थी, हम दोनों का कल्चर सेम है। ओके, सो एथेनिक कंपोजिशन यहाँ की जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी, यहाँ के जो लोगों का ग्रुप था वो कॉम्प्लेक्स था। हाउ इज इट? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, द ग्रुप ऑफ पीपल वर सिमिलर टू ईच अदर, मे बी सिमिलर, कैसे? जिस बाय देयर लैंग्वेज, हो सकता है वो भी हिंदी बोलते हो सकता है वो भी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हो सकता है उनका कल्चर हमारे जैसा हो सकता है उनका कल्चर हमसे अलग हो, लेकिन अलग अलग ग्रुप हैं। इमेजिन कीजिए ए बी एंड सी इज देयर। ओके, ए बी एंड सी इज देयर। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आए। सोचिए, देयर वॉज ए बी एंड सी, ही इज हिंदू एंड ही इज क्रिश्चियन। ओके, तो आप मुझे बताइए, इन दोनों के अंदर अगर हमें ग्रुप बनाना पड़े तो किन दो का ग्रुप बनेगा? ए का बनेगा सी के साथ कि ए का बनेगा बी के साथ? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर हिंदू है और हिंदू है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मैटर पे या कहीं ना कहीं इनका एक इंटरनली एक रिलेशन बन जाएगा। डजंट मैटर एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, लेकिन रिलेशन तो बनेगा। तो यही हुआ, यहां पर जो लोग थे उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज के बिहाफ पे वो एक जैसे थे। तो एथेनिक ग्रुप का मतलब होता है, एथेनिसिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी तरीके से कॉमन हो, एक साथ एक जैसा लगते हो, सिमिलर हो, शेयर करते हो अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी लैंग्वेज। तो ऐसे ही यहाँ का जो कंपोजिशन था, एथेनिक कंपोजिशन था, वो भैया बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। कैसा था? लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, इस बात को आप समझिएगा। इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगा करके नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि अगर आप इसको एज ए स्टोरी पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी, दिमाग ज़्यादा लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको अगर मैं एनटीएससी के हिसाब से बताऊं तो एनटीएससी के हिसाब से आपसे पूछ सकता है छोटे छोटे से क्वेश्चन, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। और आपको ये देखना है कि अगर बोर्ड वाइज देखा जाए तो ये चैप्टर लगभग 5 नंबर का, मैक्सिमम 5 मार्क्स एंड मिनिमम एटलीस्ट 3 मार्क्स। और इसमें आप देखो, स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या आपसे डेफिनेशन पूछेगा एथेनिसिटी की? नहीं पूछेगा। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एथेनिसिटी किससे रिलेट करती है, तो आप जरूर बता सकते हो कि सर वो कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए या फिर कॉमन कल्चर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में जो लोग सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं, दैट इज एथेनिसिटी। ओके, सो जस्ट डू स्मार्ट वर्क। देखो अब यहाँ पर जो ग्रुप है बेल्जियम का, वो कैसे क्या काम कर रहा है वो देखते हैं, और वहां का एथेनिक कंपोजिशन देखते हैं, वहां के लोग कितने ग्रुप्स में डिवाइड थे। सबसे पहले अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूं तो बेल्जियम का एक बार मैप देख लीजिएगा। ये दिख गया? बेल्जियम का ये मैप देखो एक बार। सबसे पहले
इस पूरे के पूरे मैप के अंदर, हालांकि ये बेल्जियम का फ्लैग है, इसको अगर मैं हटा दूंगा, अभी मैं बेल्जियम का मैप दिखाऊंगा आपको, देखिए ये बेल्जियम का मैप है। सो बेल्जियम के अंदर लगभग 3 बड़े ग्रुप थे। अगर मैं इसको एरिया वाइज डिवाइड करूं, देयर वर 3 डिफरेंट ग्रुप्स। पहला ग्रुप था फ्लैमिश रीजन, जो ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, दिस वॉज द फ्लैमिश रीजन। छोटा जो आपको एक ये एरिया दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, इसे कहते हैं बेल्जियन रीजन। ओके, व्हाट इज इट? बेल्जियन रीजन। और एक जो ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, दैट इज वेलोनिया रीजन। ये तो हो गया आपका फ्लैमिश रीजन, ये हो गया आपका बेल्जियन रीजन, और दिस वॉज योर वेलोनिया रीजन। ठीक है, आप ये समझें, ये फ्लैमिश, वेलोनिया एंड बहुत ही छोटा सा जो बचा हुआ एरिया है उसको कहते हैं हम बेल्जियन रीजन। ओके, गॉट इट? लेट्स हैव अ लुक ओवर सम डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसके साथ में और क्या हुआ, देखिए यहां पर इसकी एथनिक कंपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या होता है। फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया फ्लैमिश, वेलोनिया एंड बेल्जियन रीजन। जो फ्लैमिश रीजन है और फ्लैमिश रीजन जो है, वहां के जो लोग हैं वो बेसिकली डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिंपल सा एक फंडा और बताता हूं आपको याद रखने वाली जो बात है। ये जो एथनिक कंपोजिशन की बात मैं कर रहा हूं, ये एथनिक कंपोजिशन क्या है? मैं ये बात कर रहा हूं कि लोग एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि लोगों का ग्रुप कौन से बेसिस पे बना हुआ है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था एथनिक ग्रुप क्या होता है, या तो आपका लैंग्वेज या आपका कल्चर, या फिर आपका एक तरीके से जो हिस्ट्री है वो जो आपने कॉमनली शेयर किया है उससे आपका ग्रुप बनता है। तो यहां पर जो ग्रुप बना हुआ है वो किसके बिहाफ पे बना हुआ है? लैंग्वेज के बिहाफ पे, आपको ये याद रखना है। तो पूरे बेल्जियम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? पहला पार्ट है आपका फ्लैमिश रीजन। फ्लैमिश रीजन में रहने वाले लोग बेसिकली यूज करते थे अपने कम्युनिकेशन के लिए डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? डच लैंग्वेज। याद रहेगी। कितने परसेंट लोग हैं? राइट, 59%। और मैं यूं कहूं कि फ्लैमिश रीजन में जो लोग रह रहे हैं या डच स्पीकर्स कितने हैं, तो यू विल से 59 सर। आ जाइए दूसरे टॉपिक पर, दूसरे रीजन पे, वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन पे कितना पार्ट है? 40%। 40% जो लोग यहां रह रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच का बहुत ज़्यादा क्रेज है, उस टाइम भी था, अभी भी है। ओके, सो होपफुली आप सीखते भी होंगे। तो फ्रेंच लैंग्वेज को देखो यहाँ पे, लगभग जो लोग हैं 40% जो लोग हैं वेलोनिया के, वो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच कम्युनिटी के हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और बचा हुआ एक छोटा सा हिस्सा जो बेल्जियन रीजन कहलाता है, या बचा हुआ बेल्जियम है जो, उसमें मिक्सअप में लोग रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, क्योंकि वो जर्मनी के पास में पड़ता है, तो वहां पर जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो भैया 3 ग्रुप बन गए हैं यहाँ पे। पहला ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप है आपका फ्लैमिश, दूसरा ग्रुप है वेलोनिया, और तीसरा बेल्जियन। अगर मैं इसको यूं कहूं कि 3 लैंग्वेज के बेस पर ग्रुप बने हैं, पहला ग्रुप वो बना जो डच लैंग्वेज बोलता है और अप्रॉक्सिमेटली दे आर 59%. If we talk about the second group, that was the French speakers and that has 40% over the total population. और अगर हम बेल्जियन रीजन की बात करते हैं तो लगभग 1% लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी उनकी नेटिव है. ओके, सो ये चीज याद रहेगी. एक बार रिपीट कर दो फटाफट से. 59% कौन सा रीजन था? स्पीक, बताइए कौन सा रीजन होगा? करेक्ट, 59% फ्लैमिश. उसके बाद लैंग्वेज कौन सी बोलते होंगे वो? डच लैंग्वेज. करेक्ट. उसके बाद में अगर आ जाते हैं अपन 40% कौन सा रीजन? वेलोनिया. उसके बाद में लैंग्वेज कौन से बोलेंगे? फ्रेंच. और अगर जो बचा हुआ रीजन है उसके बारे में बात करें तो लगभग 1%, और बोलती कौन से होंगे वो बोलेंगे जर्मन. ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई. अब भाई कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ ये देखना है. तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण था इनके अंदर, अभी तक तो सब सही था, बट कॉन्फ्लिक्ट तब हो जाता है जब इनकी जो कैपिटल होती है, जहां पे सारे पॉलिटिकल अथॉरिटीज होते हैं, उनके अंदर ये जो हमने कंपोजिशन देखा लैंग्वेज के बिहाफ पे, वो जस्ट उल्टा हो जाता है. आप बताना एक बार, यहां पे पॉपुलेशन वाइज कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं? डच बोलने वाले ज्यादा हैं विथ 59%. करेक्ट. और अगर मैं इसी चीज को समझाऊं तो बेल्जियन रीजन में, सॉरी, जो कैपिटल था, कैपिटल कौन सा है इसका? ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में कौन सा लैंग्वेज ज्यादा बोला जाता है? जस्ट उल्टा है यहां पे. यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन है, दे आर बेसिकली स्पीकिंग अबाउट
बेसिकली स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। सोचिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 80% लोग हैं एंड जो दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं डच लैंग्वेज वो है 20%। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, देखो कैसा। पूरे कंट्री में तो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जहाँ कैपिटल है, जहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ रह रही हैं या फिर वर्क करती हैं टुगेदर, वहाँ पर लैंग्वेज बोलने का डोमिनेंस जिन कंट्री जो कम्युनिटी का है वो है फ्रेंच कम्युनिटी। फ्रेंच कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ डच। पूरे कंट्री में तो डच बोलने वाले ज़्यादा, लेकिन कैपिटल जहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं ओब्वियसली। तो अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि डोमिनेंस किसका बनेगा, फ्रेंच का। क्या बात समझ में आई? गुड। तो देखिए दोबारा समझते हैं इसको। पूरी कंट्री के अंदर कौन है? पूरी कंट्री में डच बोलने वाले फर्स्ट नंबर पे हैं विद 59%, फ्रेंच स्पीकर्स हैं 40% के साथ एंड जर्मन स्पीकर्स हैं 1%। लेकिन ये पूरी सिचुएशन उल्टी हो जाती है जब हम उसकी कैपिटल की बात करते हैं, बेल्जियम की, जो कि क्या है? ब्रसेल्स। तो ब्राजील में क्या है? वहां पे अप्रोक्सीमेटली 80% जो कम्युनिटी है वो तो फ्रेंच ही बोलती है और साथ में 20% जो पॉपुलेशन है वो डच बोलती है। इनके बीच में होने लग गया कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रूल बनते थे कहां पे? कैपिटल से, और कैपिटल के अंदर किसका डोमिनेंस? फ्रेंच कम्युनिटी का। तो रूल किसके लिए बने? फ्रेंच कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इनके साथ में। लेट्स हैव अ लुक कि क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। देखिए जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की थी पूरी कंट्री में, बेल्जियम में, वो ज्यादा पावरफुल थी, इवन वो रिच भी थी एंड दे वर मोर पावरफुल। डच स्पीकिंग लोगों को बहुत बाद में जाके कुछ बेनिफिट्स मिले, तो बहुत बाद में जाके उनको एजुकेशन मिली, बहुत बाद में जाके उनको अपॉर्चुनिटी मिली। इसके कारण से वो ज्यादा रिच नहीं थे, ज्यादा पावरफुल नहीं थे। ये बात हम कर रहे हैं पूरी ऑल ओवर द कंट्री। ओके, पूरी कंट्री के अंदर, बेल्जियन कंट्री में जो फ्रेंच थे, जो रिच थे, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल, और जो डच स्पीकर्स थे दे वर लेसर रिच एंड लेस पावरफुल। ऐसा क्यों? रीजन, इकोनॉमिक बेनिफिट उनको बाद में मिले और एजुकेशन बहुत बाद में मिली। ओके, जो डच स्पीकर्स हैं वो अपनी इन कंडीशंस को लेकर बहुत अनहैप्पी थे। साथ ही ये एथनिक कंपोजिशन जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल। ओके, लेट्स सी और क्या हुआ। अब इनके बीच में टेंशन बढ़ने लगा 1950 एंड 1960 के बीच में। क्यों? रूल्स कुछ ऐसे बने जो कि सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच कम्युनिटी को ज्यादा इंस्टेड ऑफ डच कम्युनिटी। और डच कम्युनिटी क्योंकि मेजोरिटी में है तो उनको गुस्सा तो आना ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, इनके बीच में टेंशन बढ़ता गया और 10 साल तो इतना टेंशन रहा 1950 से लेके 60s के बीच में। तो भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे जो इसने वायलेंस का एक तरीके से फेस ले लिया। वायलेंस हुआ। अब जब वायलेंस हुआ तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था, तो हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया। बट उसके पहले ये और देख लो एक बार कि जो डच स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में थे, जिससे कि वो अनहैप्पी थे अपनी सिचुएशंस को लेके। ये रीजंस मैंने आपको बताए और यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो कैपिटल है, देखो ये वाला एरिया यहाँ पर, चाहे इसको आप इस तरह से नोट कर लो, इस कैपिटल के अंदर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कितने % लोग हैं एक बार देखें, एक बार अपन इसको फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है, और ये लोग कितने हैं 1%। ओके, अब समझना यहां सिचुएशन क्या है। यहां थोड़ा सिचुएशन उल्टा है। क्या सिचुएशन है? यहां पर जो कि इनकी कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर क्या है बेटा जी, वहां पर 80% तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड 20% डच स्पीकर हैं। तो फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स। अब देखो भाई कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनके बीच में होनी है लड़ाई, और उस लड़ाई को हमने कब से कब तक देखा? 1950 से 1960s के बीच में देखा। गवर्नमेंट क्या इस बात से हैप्पी होगी? क्या देश के लोग इस बात से हैप्पी होंगे? नहीं हुए। सो दैट व्हाट दे हैव डन, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और जो एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा कि श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। श्रीलंका के साथ ऐसा ही एथनिक कंपोजिशन हुआ और वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो क्या क्या हुए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा, डिस्कस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे नई नई चीजों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।